नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके इस अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था अधिगम को लेकर। हमने चर्चा की थी अधिगम यूनिट पर, अधिगम टॉपिक पर, हमने अधिगम बिंदु पर और हर एक बिंदु पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और पिछली क्लास के अंदर हमने उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम एक नए बिंदु पे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बाल विकास। क्या नाम है? बाल विकास। उस टॉपिक का नाम है बाल विकास। अब ये है कि बाल विकास होता क्या है और इस टॉपिक को पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ी और कैसे इसका विकास हुआ और किस तरह से इसे मनोविज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है, उन सभी विषयों पर, उन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द जो है ना, इस शब्द का अर्थ क्या है, बाल विकास की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हम बाल विकास की बात करते हैं, जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि मानव का जो विकास क्रम है, मानव का जो विकास होता है ना, किस प्रकार से जैसे मानव का विकास हो रहा है, जैसे उसका जन्म हुआ और जन्म से लेकर आज तक उसका जो भी विकास हुआ, वो विकास जो है मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, मानव के विकास को मनोविज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें बाल मनोविज्ञान कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मानव के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की विकासात्मक मनोविज्ञान की उस शाखा के अंदर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। अब देखिए कि बाल मनोविज्ञान की जब हम बाल विकास की जब हम बात करते हैं, इसे पहले बोला जाता था बाल मनोविज्ञान, परंतु इसे बाद में इसका नाम बदलकर इसे क्या कहा जाने लगा? बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब चाइल्ड डेवलपमेंट और एक होता है विकासात्मक मनोविज्ञान। देखिए, आप दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। पहला कि बाल विकास, और एक होता है आपकी एक बाल विकास शाखा है मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान है, और एक है विकासात्मक मनोविज्ञान। इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये मानव का संपूर्ण जीवन के विकास के ऊपर अध्ययन करती है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन जो होता है ना, मानव के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन इस विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जब हम बात करते हैं इस बाल विकास की, तो बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो बाल विकास के अंदर क्या किया जाता है? बाल विकास में जो अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से लेकर, कब से लेकर? गर्भावस्था, या हम इसे बोल सकते हैं जन्म पूर्व अवस्था से लेकर, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास कहते हैं, या बाल विकास की शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? बाल विकास की शाखा में अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। तो देखिए, बाल विकास की जब बात आती है तो सिर्फ हमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक को ही पढ़ना होता है। और आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ बाल विकास की अवधारणा और बाल विकास के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करना है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, उससे आगे का मैटर हमारे काम का नहीं है। हमें सिर्फ किशोरावस्था तक के लिए संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। कहां तक? सिर्फ किशोरावस्था तक। ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात होगी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो देखिए, जब बाल विकास की परिभाषा की बात हो चुकी तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ और कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, जब प्राचीन समय में अगर हम जाएं, 17वीं शताब्दी के अंदर जाएं, कब जाएं? 17वीं शताब्दी के अंदर।
17वीं शताब्दी की बात है, 17वीं शताब्दी तक इसका कोई नामो निशान नहीं था बाल विकास का। कुछ भी इसके ऊपर प्रयोग नहीं होते थे, कुछ भी इसके ऊपर अध्ययन नहीं किया जाता था। परंतु 17वीं शताब्दी में इसकी एक जरूरत पड़ी। बाल विकास की, बच्चों के विकास को जानने के लिए, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास को जानने के लिए इसकी जरूरत हुई। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कोमेनियस। क्या नाम था? कोमेनियस। 17वीं शताब्दी में कोमेनियस ने एक स्कूल खोला था। कोमेनियस ने एक स्कूल की स्थापना की जिसे हम बोलते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्या कहते हैं हम उसे? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। यानी कि 17वीं शताब्दी में कोमेनियस ने सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। फिर स्थापना हो जाने के बाद कुछ वर्षों तक, यानी कि करीबन 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसके ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। और उसके बाद जब बात आएगी 18वीं शताब्दी की, 18वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था पेस्टालोजी। क्या नाम था? पेस्टालोजी। सॉरी 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था पेस्टालोजी। और पेस्टालोजी ने सबसे पहले बाल विकास पर वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। क्या किया? वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इसीलिए देखिए, इसके लिए हम क्या कहा, क्या पेस्टालोजी ने क्या किया? पेस्टालोजी ने 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर, यानी इसका सन भी हमें याद होना चाहिए कि 1774 ईस्वी के अंदर पेस्टालोजी ने बाल विकास पर वैज्ञानिक विवरण या बाल विकास पर अध्ययन करना शुरू किया, या वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू किया। और जब इसने अध्ययन किया तो अध्ययन कैसे किया? अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर किया। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर इसने अध्ययन करके एक बायोग्राफी लिखी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी क्या कहते हैं हम उसे? बेबी बायोग्राफी नाम से इसने एक पुस्तक लिखी। ठीक है ना। जब 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी ने बेबी बायोग्राफी पुस्तक के ऊपर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी लिखी, उसके बाद में जब ये चीजें अखबार में छपी या सूचनाएं जो एकत्रित की गई, यानी कि इसके बारे में, इस अध्ययन के बारे में जब मीडिया में इसके बारे में जब जानकारी छपी, तो एक डॉक्टर हुए जिनका नाम था टाइडमैन। क्या नाम था? टाइडमैन। क्या नाम था? टाइडमैन। और टाइडमैन ने 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में टाइडमैन को जब इसके बारे में जब पता लगा कि पेस्टालोजी ने कोई बेबी बायोग्राफी नाम से एक 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर अध्ययन किया है बाल विकास की शाखा को जानने के लिए, तो टाइडमैन ने भी क्या किया? टाइडमैन ने भी अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को जानने के लिए, अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को जानने के लिए क्या किया? अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है ना। अध्ययन किया। उसके बाद बात आती है 19वीं शताब्दी की, 19वीं सदी की। 19वीं सदी के अंदर इसका जो संपूर्ण रूप से जो अध्ययन किया गया ना, इसका जो संपूर्ण रूप से अध्ययन किया गया वो स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टैनले हॉल ने 19वीं शताब्दी यानी 1893 के अंदर, कब? 1893 के अंदर इस बाल विकास की शाखा के ऊपर अध्ययन करना प्रारंभ किया। और जब इसने अध्ययन किया तो इसने क्या किया था? इन्होंने दो संस्थाओं की स्थापना की थी। 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। पहली संस्था कौन सी थी इनकी? पहली संस्था थी इनकी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। कौन सी थी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी।
इसे हम बोलते हैं बाल अध्ययन समिति। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? बाल अध्ययन समिति। और दूसरी जो इनकी संस्था थी, उस संस्था का नाम था, क्या था? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं बाल कल्याण संगठन। क्या बोलते हैं जिसे हम? बाल कल्याण संगठन। यहां लिख देते हैं बाल कल्याण संगठन। बाल कल्याण संगठन। और ये स्टैनली हॉल कहां का था? ये स्टैनली हॉल था अमेरिका का। कहां का था? अमेरिका का था। और इसीलिए कहा जाता है कि बाल विकास का जो सबसे ज्यादा अध्ययन जो हुआ या इसका जो विकास हुआ था ना इस शाखा का, वो सबसे ज्यादा कहां हुआ था? अमेरिका के अंदर हुआ। अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और इसीलिए स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1893 के अंदर एक आंदोलन चलाया था इस बाल विकास को लेकर। और बाल विकास को आंदोलन के रूप में जो चलाने वाला व्यक्ति था ना स्टैनली हॉल, इसीलिए इसे कहा जाता है बाल मनोविज्ञान का जन्मदाता। बाल मनोविज्ञान का इस आंदोलन का सूत्रपात किया था इसने, इसलिए इसे आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान के आंदोलन का जन्मदाता। आंदोलन का जन्मदाता। ठीक है ना? बाल मनोविज्ञान के आंदोलन का जन्मदाता इसे कहा जाता है। ठीक है ना? ये बात हुई। अब अगर बात करें जनक की, तो बाल मनोविज्ञान का जो जनक है उसे पेस्टालोजी को कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टालोजी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था ना बाल मनोविज्ञान में संपूर्ण रूप से वो पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो पेस्टालोजी को कहा जाता है। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हुई। यहां तक क्या बात की हमने की सबसे पहले परिभाषा की बात, जिसमें हमने पढ़ा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। और जिसके अगर विकास क्रम की अगर मैं बात करूं तो 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कॉमेनियस ने एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। एक स्कूल खोला था इसने, ठीक है, जहां बच्चों के व्यवहार, उनके मानसिक विकास, उनके शारीरिक विकास को जानने के लिए, उनके विकास के सभी पक्षों को जानने के लिए उसने एक स्कूल खोला। फिर उसके बाद में 18वीं शताब्दी यानी कि 1774 में पेस्टालोजी ने सबसे पहले 3.5 वर्षीय पुत्र यानी के ऊपर प्रयोग करके एक बेबी बायोग्राफी लिखी। फिर जब टाइडमैन को इसके बारे में पता लगा 1784 में जाकर, तो 1784 में टाइडमैन ने भी क्या किया था? एक वैज्ञानिक विवरण दिया था। किसके ऊपर? अपने ही बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के ऊपर अध्ययन करके। उसके बाद 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने अमेरिका के अंदर एक आंदोलन चलाया इसको लेकर। आंदोलन चलाकर इसने 2 संस्थाएं खोली थी। एक थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, जिसे हम बाल अध्ययन समिति के नाम से जानते हैं। दूसरी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बाल कल्याण संगठन के नाम से जानते हैं। और अमेरिका के अंदर बाल मनोविज्ञान के आंदोलन का जो जन्मदाता कहा जाता है वो स्टैनली हॉल को कहा जाता है। और अगर मैं ये भी पूछूं आपसे, ये भी एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करने वाला व्यक्ति भी कौन था? स्टैनली हॉल था। कौन था? स्टैनली हॉल था। ठीक है ना? स्टैनली हॉल ही था। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बाल विकास को लेकर, बाल मनोविज्ञान को लेकर कुछ परिभाषाओं को चर्चा करेंगे, कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। देखिए, जब हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि बाल विकास का आशय क्या है या बाल विकास की क्या परिभाषा है, हम क्या सोचते हैं बाल विकास को लेकर। तो हमने ये पढ़ा कि गर्भावस्था से लेकर
किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जितनी भी परिभाषाएं होगी उनके अंदर इसी बात पर चर्चा की गई होगी। बस शब्द कुछ अलग अलग होंगे, कहने वाले के शब्द अपने अपने हो सकते हैं, परंतु होगा क्या, सिर्फ गर्भावस्था से लेकर जो किशोरावस्था तक है उसका अध्ययन की बात ही इन परिभाषाओं में कही गई होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर, तो देखिए जेम्स ड्रेवर ने जो अपनी परिभाषा दी थी वो 1968 में दी थी। कब दी थी, 1968 में, एक याद रख लेना, ठीक है ना, 1968 में। और 1968 में ये परिभाषा देते हुए जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा था जेम्स ड्रेवर ने? जेम्स ड्रेवर ने कहा था बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, यहां हम ये सीधा लिखते हैं, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, हमने भी यही कहा था कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। जेम्स ड्रेवर क्या मानता था, जन्म से मानता था। इसने कहा था कि जन्म से, ठीक है ना, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्म से मानते हैं और कुछ इसे गर्भावस्था से मानते हैं। तो हमें जो इनका जो उपयुक्त सभी परिभाषाओं को देखकर हमें जो परिभाषा का जो निचोड़ निकालते हैं वो यही बनता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। तो देखिए, जेम्स ड्रेवर का मानना था कि जन्म से लेकर परिपक्व। अब देखिए, परिपक्व अवस्था कौन सी है, तो किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था को ही कहा जाता है परिपक्व अवस्था। तो इसने क्या कहा, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किस अवस्था के अंतर्गत, किस मनोविज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत, वह है बाल विकास शाखा, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट परिभाषा की। तो नेक्स्ट परिभाषा है करो एंड करो की। किसकी है, करो एंड करो की। देखिए, करो एंड करो क्या कहता था, मनोविज्ञान की वह वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालकों के जन्म के पूर्व काल से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा था इसने कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक का जन्म पूर्व अवस्था से, कब से, बालक का जन्म पूर्व अवस्था से या जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक का अवस्था, जैसे हम काल भी कह सकते हैं, किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। क्रो एंड करो ने क्या कहा, देखिए जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि जन्म से, और जो क्रो एंड करो ने कहा कि बालक का जन्म पूर्व अवस्था। तो जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था। कौन सी होती है, गर्भावस्था, ठीक है ना, जिसे हम भ्रूणावस्था भी कह सकते हैं। गर्भावस्था या भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है ना। अगले नेक्स्ट परिभाषा की मैं बात करूं तो नेक्स्ट परिभाषा है थॉमसन की। तो देखिए थॉमसन ने क्या कहा,
थॉमसन की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी अलग है, सबसे हटके परिभाषा है इसकी। इसने कहा कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। सबसे पहली बात, बाल मनोविज्ञान सभी को एक दिशा की ओर संकेत करता है। पहली बात इसने क्या कही कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक दिशा की ओर संकेत करता है यदि उसे उचित ढंग से उचित ढंग से समझा जा सके, या हम ये कह सकते उचित ढंग से समझा जा सके तथा उचित समय पर सही ढंग से विकास किया जाए। उचित ढंग से समझा जा सके या उचित समय पर विकास किया जाए तो एक सफल व्यक्ति बनाया जा सकता है। एक सफल बालक या हम कह सकते हैं सफल व्यक्ति, तो प्रत्येक बालक को सफल व्यक्ति बनाया जा सकता है। तो प्रत्येक बालक को सफल व्यक्ति बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये इसकी थी परिभाषा थॉमसन की। थॉमसन की परिभाषा क्या थी कि दो बातें इसने कही कि एक तो उचित ढंग से हमें समझना है बालक के विकास को, और एक उचित ढंग से हमें उस चीज का क्या करना है, विकास करना है। और अगर इन दोनों चीजों को अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो एक बालक जो है वो सफल व्यक्ति बन सकता है, बनाया जा सकता है उसे सफल व्यक्ति। ठीक है ना। तो ये थी थॉमसन की परिभाषा। अगली परिभाषा की मैं बात करूंगा तो अगली परिभाषा आइजेंक की, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आइजेंक, जिसे 1972 के अंदर दिया था आइजेंक ने। तो देखिए आइजेंक ने जब ये परिभाषा दी तो आइजेंक ने क्या कहा, आइजेंक ने सभी अवस्थाओं का नाम लिखते हुए ये परिभाषा दी थी कि आइजेंक ने अपनी परिभाषा में कहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से होता है। बाल मनोविज्ञान बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं बाल मनोविज्ञान बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होता है। इसमें क्या है, इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्मावस्था, इसमें देखिए पहली अवस्था कौन सी होती है, गर्भकालीन अवस्था, जन्म अवस्था, फिर आती है शिशु अवस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था। इसने सभी अवस्थाओं के नाम भी अपनी परिभाषा में लिख दिए कि किशोरावस्था, और एक छोड़ दिया इसने परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तक बालक की विकास एवं मनोवैज्ञानिक
प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो बर्क की परिभाषा है। तो देखिए बर्क ने जो परिभाषा दी वो सन 2000 में दी थी, ठीक है ना। सबसे नई परिभाषा मानी जाती है बाल मनोविज्ञान की। तो 2000 में इसने परिभाषा देते हुए क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है या स्पष्ट किया जाता है। क्या कहा था बर्क ने? बर्क ने कहा कि मनोविज्ञान की वह शाखा है बाल विकास जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक है। वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व कौन सी? गर्भावस्था। जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता। तक होने वाले सभी परिवर्तनों को ठीक है ना। तो ये थी कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन परिभाषाओं का अगर हम देखें तो इस परिभाषाओं के उपयुक्त विवरण से हमें ये तो स्पष्ट हो गया कि बाल विकास की क्या परिभाषा बन सकती है। तो बाल विकास एक वैसी शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक बालक के गर्भावस्था या भ्रूणावस्था या जन्म पूर्व अवस्था से लेकर हम उसे किशोरावस्था तक जितने भी विकास के पहलू है उन सभी विकास के पहलुओं के ऊपर हम क्या करते हैं, नजर डालते हैं और स्पष्ट करते हैं उन्हें। और इनका विकास इस कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। तो ये परिभाषाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिन्हें हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर दो शब्द आते हैं। देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो देखिए बाल विकास के अंदर दो पहलू होते हैं। विकास के हमेशा से दो ही पहलू बने हैं। दोनों पहलुओं में सबसे पहले वृद्धि और फिर विकास की बात होती है। जब हम वृद्धि और विकास का नाम सुनते हैं तो बहुत से लोग क्या है, वृद्धि और विकास को एक ही मानते हैं। उनकी नजर में क्या है, वृद्धि भी वही है और विकास, दोनों का अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है, सेम होता है। ये मानने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जब उनसे पूछा जाएगा कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। परंतु जब हम मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत जब वृद्धि और विकास को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वृद्धि क्या चीज है और विकास क्या चीज होती है। देखिए वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। इन दोनों में क्या बहुत फर्क है, इन दोनों में एकदम विपरीत अर्थ निकलता है इन दोनों का। तो देखिए सबसे पहले हमने परिभाषाएं पढ़ी, अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की संकल्पना की। देखते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना। टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास की संकल्पना। ठीक है ना, आज का अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा ये वृद्धि और विकास की। जब हम बात करते हैं तो देखिए वृद्धि और विकास के अंदर फर्क क्या है। वृद्धि और विकास की जब हम बात करते हैं तो देखिए वृद्धि जो होती है ना वो ग्रोथ से है। वृद्धि का अर्थ क्या है, इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसे ग्रोथ कहा जाता है, इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। और अगर मनोविज्ञान में इनकी परिभाषाओं की मैं बात करूं तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है, वृद्धि का अर्थ है हमारी मानव की शारीरिक वृद्धि से क्या है, शारीरिक विकास जितना भी हमारा होता है उन सभी को हम किसके अंतर्गत काउंट करते हैं, वृद्धि के अंतर्गत। और जितने भी अन्य पक्ष जो है हमारे, एक शारीरिक पक्ष को छोड़कर जितने भी सभी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का अध्ययन जो है वो विकास की शाखा के अंदर किया जाता है।
क्या किया जाता है, शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो मानव के शारीरिक विकास को दर्शाती है, और जो विकास है वो मानव के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के पक्षों को दर्शाती है। ठीक है ना, ये जितने भी पक्ष होते हैं हमारे, सबसे पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, जितने भी हमारे विकास के पक्ष हैं उन सभी पक्षों को किसके अंदर पढ़ा जाता है, विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और केवल शारीरिक विकास की जब बात करते हैं तो उस वृद्धि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है ना, वृद्धि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ कथन याद रखने होंगे, कुछ परिभाषाएं याद रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं फ्रैंक की। देखिए, फ्रैंक नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक। इन्होंने क्या कहा था अभिवृद्धि को लेकर? देखिए, वृद्धि को मनोविज्ञान में अभिवृद्धि भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दो शब्द हैं मनोविज्ञान में, एक जैसे से लगते हैं आपको, एक तो होता है अभिवृद्धि और एक होता है अभिवृद्धि। तो क्या अभिवृद्धि होता है देखने का नजरिया, परंतु अभिवृद्धि होती है शारीरिक विकास को लेकर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैंक को। फ्रैंक ने क्या कहा था, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। क्या कहा था फ्रैंक ने? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। मतलब कि आपकी कोशिकाओं में जो भी परिवर्तन होता है ना, जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं, आपके अंदर जितने भी जो अंदर शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है, उन सभी कोशिकाओं में जितना भी परिवर्तन होता है वो उनका जो गुणात्मक वृद्धि जो होगी ना कोशिकाओं के अंदर, वो क्या कहलाएगी, आपकी अभिवृद्धि। क्योंकि कोशिकाओं के कारण ही आपके शरीर का आकार बढ़ता है, आपके शरीर का आकार घटता है। आपके अंदर मोटापा आना, आपके हाथ पैरों का बढ़ना, आपके चेहरे का विकास होना, आपके अंगों का विकास होना, वो सभी विकास कैसे होता है, आपकी कोशिकाओं के अंतर्गत होता है, कोशिकाओं की वजह से होता है। इसीलिए फ्रैंक ने कहा कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है, आपकी अभिवृद्धि कहलाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है हरलोक। देखिए, हरलोक का जो कथन है वो हमें याद रखना है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो देखिए, हरलोक के अनुसार विकास और अभिवृद्धि क्या है, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। हरलोक ने विकास को लेकर कथन दिया था कि क्या कहा कि विकास जो है ना, विकास वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता से के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर, इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिपक्वता से लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। क्या रहता है, निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्ति में नवीन योग्यताएं विकसित होती है। नवीन योग्यताएं विकसित होती है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। देखिए, विकास जो होता है ना
वो अभिवृद्धि के आगे भी चलता है, और जितने भी हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं, हमारे जितने भी विकासिक पक्ष जो है, उन सभी को पढ़ता है या सभी को दर्शाता है कौन? विकास। तो देखिए, जब ये परिभाषा दी गई हरलोक के अनुसार, तो विकास में गर्भ में आने से लगातार मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। हरलोक ने कहा ये मानता है। इसका अगर विवरण अगर मैं दूं संक्षिप्त में, तो इसका अर्थ ये है कि जो मानव है ना, जो मानव है, मानव के अंदर क्या होता है, मानव में जब विकास में, जब गर्भ में आने से लगातार, जब बच्चे का निर्माण होता है गर्भ काल के अंदर, गर्भ काल से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है, तब तक, गर्भ काल से लेकर मृत्यु तक मानव में जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी का अध्ययन कौन करता है? विकास करता है, या विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर, इस शाखा के अंदर किया जाता है, या विकास में हमें पता लगता है। अब देखिए, जब विकास की जब इसने बात की, तो इसने कहा कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के विकास होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विकास में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो 4 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें विकास के अंतर्गत। तो 4 प्रकार के परिवर्तन कौन से? तो सबसे पहला इसने जो परिवर्तन बताया हरलोक ने बताया कि आकार में परिवर्तन। इसने कहा कि हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन का मतलब अंगों की ऊंचाई और वजन से, ऊंचाई वजन का बढ़ना, ठीक है ना। आकार में परिवर्तन आपके शरीर के आकार के परिवर्तन से लिया गया, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी शिशु होता है, या भ्रूणावस्था से जब वो शेषावस्था में प्रवेश करता है, बालक का जब जन्म होता है, तो उसके शरीर का आकार जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब जैसे जैसे हम विकास के पहलुओं में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अवस्थाओं में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर अचानक हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आकार में धीरे धीरे हमारे परिवर्तन होता रहता है, और एक परिपक्व अवस्था तक जाते जाते एक परिपक्व मैच्योर जो मानव होता है, वो उसका निर्माण होता है, आकार में परिवर्तन। उसके बाद बात करेंगे हम अनुपात में परिवर्तन। क्या दूसरा इसने बताया कि अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। देखिए, अनुपात में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? बालक में आयु के साथ साथ अनुपात, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। अगर मैं अनुपात की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जन्म के समय बालक के अंदर, तो बालक का जब जन्म होता है, तो धीरे धीरे बालक क्या होता है? कल्पनाओं में जीता है, ठीक है ना। उसके मानसिक संवेगात्मक विकास की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो मानसिक विकास होता है वो बिल्कुल कम होता है, धीरे धीरे उसे उन चीजों की वास्तविकता के बारे में पता लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में परिवर्तन का तात्पर्य कि बालक क्या होता है, जब जन्म के समय क्या होता है? कल्पनाशील होता है, परंतु वो धीरे धीरे जब वो वास्तविकता की ओर बढ़ता है, तो उसके शरीर के अनुपात में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसके बाद में पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप। देखिए, पुराने चिन्हों का लोप का तात्पर्य क्या है? पुराने चिन्हों का लोप, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारे कौन से दांत आते हैं? दूध के दांत, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है ना। अस्थायी दांतों की संज्ञा दी जाती है उन्हें। क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमारे कौन से दांत आते हैं? अस्थायी दांत आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। तो आज तो वो दूध के दांत नहीं है ना, आज अस्थायी दांत तो नहीं, आज तो स्थायी दांत आ चुके हैं ना। तो अस्थायी दांतों की जगह किसने ले ली? स्थायी दांत। यानी कि जो चीज पहले थी वो आज नहीं है आपके शरीर पे, तो क्या है? आपके पुराने चिन्हों का लोप। जैसे कि आपकी जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो आवाज का पतलापन था, वो आज देखने को नहीं मिलता। यानी कि आपके जैसे ही आपने किशोरावस्था में प्रवेश किया, तो आपकी आवाज में क्या हुआ? अचानक से परिवर्तन हुआ, थायराइड ग्रंथि की वजह से, ठीक है ना। तो आवाज में जैसे ही परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ? जो पुरानी आवाज थी वो लोप हो गई, खत्म हो गई, लुप्त हो चुकी है। उसके बाद में आपकी जगह किसने ले ली? नए चिन्हों ने ले ली। तो इसने चौथा जो परिवर्तन बताया वो क्या बताया? नए चिन्हों का उदय, का उदय। जैसे जैसे पुराने चिन्ह जो है वो खत्म होते गए, तो उनकी जगह किसने ले ली? नए चिन्हों ने ले ली। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अस्थायी दांतों की जगह कौन आ गए? स्थायी दांत आ गए। और जैसे ही आप किशोरावस्था में पहुंचे, तो दाढ़ी मूंछ का आना, तो वो भी क्या है? नए चिन्ह है आपके शरीर के। तो इस प्रकार से जो विकास होता है वो 4 चरणों के अंदर होता है। सबसे पहले आकार में, फिर अनुपात में, और फिर पुराने चिन्हों, और फिर नए चिन्हों का उदय, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो देखिए, अभिवृद्धि और विकास में कुछ अंतर हमें पढ़ने हैं, जिससे हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे अभिवृद्धि, एक तरफ हम लिखेंगे विकास। देखिए, अभिवृद्धि में सबसे पहले जब मैं बात करूंगा, अभिवृद्धि के अंदर सबसे पहली बात क्या है, ये निश्चित समय में आयु तक होती है। ये क्या होती है, निश्चित समय वह आयु तक होती है। निश्चित समय में आयु तक का मतलब कि आपका जो शारीरिक विकास होगा ना शरीर का, वह एक निश्चित समय तक होगा और एक निश्चित आयु तक होगा। ऐसा तो नहीं जीवन भर आपके शरीर के अंगों में परिवर्तन होता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। एक सीमित समय तक आपके शरीर की लंबाई जो है वो एक सीमित आयु तक बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं जीवन भर बढ़ती रही तो आप तो बहुत लंबे चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। एक जो निश्चित आयु होगी, उस आयु तक आपके शरीर के जो हाथों और पैरों का जो विकास है या आपकी लंबाई जो है, आपकी जो ऊंचाई जो है वो एक निश्चित समय तक बढ़ेगी, जीवन भर नहीं बढ़ने वाली है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक विकास है वो लगभग किशोरावस्था तक होता है, उसके बाद में नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो निश्चित समय में आयु तक होती है, परंतु विकास जो है ना, विकास ये जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। यानी कि ये विकास जो है वो कभी भी नहीं रुकता। विकास जन्म से लेकर जीवन भर मृत्यु तक आपका विकास चलता रहेगा, परंतु अभिवृद्धि जो है वो सिर्फ निश्चित समय तक होगी और निश्चित आयु तक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर तो केवल शारीरिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन, और शारीरिक परिवर्तन केवल निश्चित आयु तक होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सभी पक्षों में परिवर्तन। अब सभी पक्षों की जब हम बात करते हैं तो सभी पक्षों में सामाजिक परिवर्तन भी होगा, मानसिक परिवर्तन भी होगा, संवेगात्मक परिवर्तन भी होगा और शारीरिक परिवर्तन भी होगा। सभी पक्षों की जब इसमें बात करें, जीवन भर चलने का मतलब सभी पक्षों में परिवर्तन, यानी कि सामाजिक विकास जो है उसका कोई एक लिमिट टाइम पीरियड नहीं होता। सामाजिकता, आपका मानसिक विकास जो है, मानसिक रूप से बुद्धि का परिपक्व होना कोई जरूरी नहीं है कि वो परिपक्व आपकी किशोरावस्था तक हो। तो कुछ नया आप सीख रहे हो अपने जीवन में, तो वो मानसिक विकास का पहलू है, मानसिक विकास का पहलू है। तो मानसिक विकास का पहलू कोई लिमिट टाइम पीरियड तक तो नहीं, ये तो नहीं है कि आप केवल किशोरावस्था तक ही कुछ सीख सकते हैं, जीवन भर आप कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो वो क्या है आपका मानसिक विकास। सामाजिक विकास, समाज के दायरे में रहना, समाज के साथ में मिलजुल कर रहना, तो आपका वो सामाजिक विकास दर्शाता है, ठीक है ना। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास संवेगों का प्रकट होना, ठीक है, संवेगों का प्रकट होना, उत्तेजित होना, तो ये तो जीवन भर होता रहेगा। तो ये जीवन भर होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि विकास जो है वो जीवन भर चलता है, क्योंकि इसके अंदर सभी पक्षों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अंदर ये निश्चित समय तक होता है, क्योंकि इसके अंदर शारीरिक पक्षों में परिवर्तन देखने को मिलता है। विकास का ये कौन सा स्वरूप होता है, ये बाहरी रूप होता है। कौन सा होता है, बाहरी रूप। और ये कौन सा रूप होता है, आंतरिक रूप होता है। इसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति के शरीर का आकार बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले वो छोटा सा था शैशवावस्था में, फिर वो किशोरावस्था में पहुंचा तो वो एकदम से लंबा हो गया, ठीक है ना। तो क्या है, आप उसे देख पा रहे हैं ना। परंतु किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास कितना हुआ है, कितना उसका मानसिक विकास हुआ है, कितने उसमें संवेगात्मक विकास हुआ है, ये आप नहीं देख सकते। तो इसीलिए इसे बोला जाता है आंतरिक रूप और इसे बोला जाता है बाहरी रूप। बाहरी रूप को हम देख सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप को हम देख नहीं सकते। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इसका निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है कि ठीक है ना। इसका निश्चित क्रम नहीं होता, इसका निश्चित क्रम होता है, यानी कि वृद्धि और अभिवृद्धि का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है ना। ये केवल शारीरिक पक्ष में होती है, इसलिए इसमें कोई क्रम नहीं देखने को मिलता। इसमें सभी पक्ष होते हैं, इसमें क्रम देखने को हमें मिलता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना और बाल विकास का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों को लेकर।
चर्चा करेंगे हम विकास के सिद्धांतों की, ठीक है ना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु।